ठीक हो गया। Let's share the book. हाँ जी, ये हाँ जी, पेज नंबर जल्दी शाबाश। 486 सर। राइट, आई थिंक लास्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद कंपनी लॉ। फोर 86 जी, हाँ जी। क्या पढ़े यहाँ से? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चले 1.5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सारे फोकस अस्सलाम करें। वालेकुम सर। वालेकुम, हाँ जी, सर क्वेश्चन थे मेरे, एक दो शायद क्वेश्चन थे। हाँ पूछो। सर पहला क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिफरेंस है? सॉरी, किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने क्या लिखवाया था आपको? बुक्स ऑफ अकाउंट्स डेली आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, आखिर में उन्हीं को कंपाइल किया जाता है। अब आप कहोगे सर तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होती? भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्राइज्ड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स डेली ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब रखा जा रहा है, उन्हीं को आप जब कंपाइल करते हो, मैंने लिखवाया भी था, ऐसा लिखा नहीं था आपने? वही जाके आगे स्टेटमेंट्स बनती है ना। और यस सर, यस सर। और कुछ? बस, चलो आगे आ जाओ। 1.5 सारे फोकस करें, आप आवाज ना आए। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड कंपनी। लफ्ज है क्वार्टरली, हर 3 महीने बाद। टाइम पीरियड पहले याद करो, आपकी जो बोर्ड मीटिंग्स हैं वो कब कब होती हैं? बताओ कब कब होती हैं बोर्ड मीटिंग्स? यस सर एटलीस्ट वंस इन एवरी क्वार्टर लिस्टेड कंपनी के लिए। हर 3 महीने बाद बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, हर 3 महीने बाद बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, साल में 4 होगी, ठीक हो गया। और मकसद क्या होता है? ताकि ओवरव्यू करें, बार बार चेक करें कंपनी कैसे चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है। देखो अब यहाँ कुछ चीजें आएंगी, इसको फोकस करना है। टाइम पीरियड, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल प्रिपेयर द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इन द पीरियड ऑफ। हर लिस्टेड कंपनी पर लाजिम है कि वो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स भी तैयार करे विद इन द पीरियड। उस नीचे वाले भी हम पढ़ेंगे, इसके अंदर अंदर। अब आपको कि सर क्या वजह है, लिस्टेड को सजा क्यों मिल रही है? अगेन आई गो बैक टू माय सिंपल एक्सप्लेनेशन, आवाम का पैसा पड़ा हुआ है तो इस पर सख्ती ज्यादा है। इसको कहा जा रहा है बी केयरफुल, बी वाइज एंड बी कॉशियस, यू गॉट टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस बिकॉज मिलियंस हैव बीन इन्वेस्टेड इन योर कंपनी। तो डायरेक्टर्स पर फिडुशरी ड्यूटी, मैं कह सकता हूं कि फिडुशरी ड्यूटी इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस एप्लीकेबल है इस कंपनी पे। इस कंपनी पे कोई लेवरेज नहीं है, कोई मोहलत नहीं है, आपको अपनी फिडुशरी ड्यूटी अकॉर्डिंग टू लेटर एंड स्पिरिट निभानी पड़ेगी। ये सारा वही तो आ रहा है। आगे आ जाओ, ये थोड़ी समझने वाली बात है। 30 days of the close of first and third quarter of its year of accounts। पहले फाइनेंशियल ईयर को दिमाग में रखो, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? कोई से 12 महीने। तो यहाँ आगे हम पढ़ेंगे और भी कुछ आएंगे, तो अभी फिलहाल आप ये करो कि कोई से 12 महीने हैं, जनरली वो जून टू जून होते हैं। तो हर लिस्टेड कंपनी अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी तैयार करेगी। अगेन एसन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब वही जो उस क्वार्टर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स उन्हीं को कंपाइल करेगी ना। वो कब तैयार रखेगी? अब अगेन आओ क्योंकि सर तैयार क्यों रख रही है, वजह एजीएम तो नहीं हो रही, ऑडिट होगा ना। किसी वक्त भी ऑडिटर आके चेक कर सकता है, किसी वक्त भी रजिस्ट्रार आके चेक कर सकता है, लिख लो साथ समझने के लिए। आपको वजह क्यों? किसी भी वक्त ऑडिटर चेक कर सकता है, किसी भी वक्त रजिस्ट्रार चेक कर सकता है भी सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आगे एजीएम भी आनी है। देखो अब ये within the period of 30 days of the close of first and third quarter of its year of accounts। year of accounts के ऊपर लिखो फाइनेंशियल ईयर है ना, 12 महीने। तो एक 12 महीने के दौरान पहला क्वार्टर, पहले 3 महीने, और जो तीसरा क्वार्टर होगा, तीसरा क्वार्टर का मतलब क्या होगा, कितना महीना होगा बताओ? तीसरा क्वार्टर, क्लोज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, पहले 3 महीने के बाद लिखना है तो लिख लो। क्लोज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर क्या होगा? पहले 3 महीने के एंड। जब पहले 3 महीने एंड होंगे
तो उसके बाद 30 दिन के अंदर। थर्ड क्वार्टर कितना महीना बनेगा अभी थर्ड क्वार्टर? हाँ जी 9 months. सर 9 Yes. महीने। जब 9 महीने खत्म होंगे तो उसके बाद भी 30 दिन के अंदर। अब ये याद रखने वाली बातें, आगे आ जाओ। एंड 60 days of the close of its second quarter of its year accounts। तो ये क्या बनेगा अभी सेकंड क्वार्टर? 6 महीने सर। 6 महीने बाद। ये दोनों तैयार रखने हैं। देखो एंड आ रहा है और नहीं आ रहा। अब इसको ज़हन में रखो, यही आगे जरा इसी पर आगे बिल्ड करेंगे हम। एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर हाफ ईयर है ना, हाफ ईयर है। याद को पढ़ा था हमने, कंपनी की मर्जी होती है, अगर बहुत ज्यादा मुनाफा हो गया है तो साल के आखिर में कंपनी देती है डिविडेंड। साल के आखिर में जो डिविडेंड दिया जाता है, क्या नाम है अभी उसका? साल के आखिर में जो डिविडेंड दिया जाता है, क्या नाम है उसका? Final dividend. Final और dividend. जो उससे पहले दिया जाता है, Interim dividend. Interim dividend. तो क्या 6 महीने के बाद इंटरम दिया जा सकता है? यस, Yes, दिया sir. जा सकता है। Yes, sir. अब आगे आ जाओ। अब देखो सेकंड क्वार्टर पे और कंडीशंस हैं, आगे आ जाओ। द क्यूमुलेटिव फिगर्स फॉर द हाफ ईयर दैट इज 6 months। क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना भाई। 6 महीने तक जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं सारों को इकट्ठा करो यार। आगे आ जाओ। इट शैल बी सब्जेक्टेड टू अ लिमिटेड स्कोप रिव्यू बाय दी, देखो आ रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। इसका मतलब लिख लो सारे यार कि 6 months के बाद फुल स्केल ऑडिट नहीं होगा। और लिखो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का मतलब है कि जो बाय लॉ कंपल्सरी हैं, यानी कि लिस्टेड कंपनीज पर लाजिम होता है कि वो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिट फर्म से ऑडिट कराएं। इसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी, कंपल्सरी बाय लॉ। सर काइंडली रिपीट कर देंगे, लिस्टेड कंपनी पर हाँ। लाजिम है कि लिस्टेड कंपनी पर लाजिम है कि वो अपना ऑडिट, एनुअल ऑडिट, एनुअल ऑडिट एक एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिट फर्म से कराएंगे। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है बाय लॉ। बाय लॉ मतलब कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक। तो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी का एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर होना चाहिए। तो जो प्रॉपर फुल स्केल ऑडिट होता है वो होता है साल के आखिर में जब एजीएम होती है। उससे पहले अगर कंपनी डिसाइड करती है कि हमने हाफ ईयरली लोगों को देना डिविडेंड, तो हाफ ईयर में जो लिखा हुआ है इट शैल बी सब्जेक्टेड टू अ लिमिटेड स्कोप रिव्यू। तो फर्म कहेगी यार साल के आखिर में आना, क्या कहाँ बुला लिया आपने हमें पहले? तो कहेंगे ठीक है, फुल स्केल रिव्यू ना करें, किसी हद तक तो रिव्यू करें ना, मेंबर्स के पास जानी है रिपोर्ट्स। तो इसलिए लिखा है लिमिटेड स्कोप, क्योंकि बाय लॉ वो कंपेल्ड नहीं होते कि 6 months के बाद फुल स्केल ऑडिट करें, वो साल के बाद ही होता है। तो आगे हम चलेंगे पढ़ेंगे। जो लिस्टेड कंपनीज होती है ना, वो अपना एक्सटर्नल ऑडिट फर्म भी रखती है। फॉर एग्जांपल केपीएमजी, आप जब काम कर रहे होगे तो एक्सटर्नल ऑडिट फर्म्स में केपीएमजी आएगी, डिलाइट आएगी, फर्गसन होगी, उसके बाद वो अपना एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना लेते हैं। लिस्टेड कंपनीज कहती है कि साल के आखिर में तो होगा ना। ऐसा करो, अपने अंदर भी एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना लो जो गाय बगाहे चेक करता रहेगा। ये वो भी कर सकता है ये, ठीक है। तो बता देते हैं एससीसीपी को, हमने अपना भी अंदर ऑडिट डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, वो चेक कर लेगा बजाय बाहर वालों को बुलाने के। लेकिन अगर अंदर वाला नहीं है तो बाहर वालों को बुला लो, ठीक है। लिमिटेड स्कोप रिव्यू शैल बी इन सच मैनर एंड अकॉर्डिंग टू सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी। अब सवाल आएगा वो जो लिमिटेड रिव्यू है वो कितना किया जाए? क्या एक ट्रांजैक्शन देखेंगे, 10 देखेंगे, 20 देखेंगे, 100 देखेंगे? तो लिमिटेड रिव्यू का मतलब बता दिया है, डिटरमिन्ड बाय आई कैप या अप्रूव्ड बाय द कमीशन, दोनों बता सकते हैं ये। भाई रेगुलर आपको जो लाइसेंस मिलता है ऑडिटर्स को, वो तो आई कैप ही देगा ना यार। तो आई कैप बता देगा। तो आई कैप किस कानून के साथ बना हुआ है? आई कैप ऑर्डिनेंस 1964 है मेरे ख्याल में, ठीक है। आप सारों को रेगुलेट आई कैप करता है ये। आई कैप भी रेगुलेटेड है, आई कैप ऑर्डिनेंस 1964 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसी कानून के तहत आई कैप बना है, उसी कानून के तहत तमाम आपके टीचिंग इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, उसी कानून के तहत आप सारे रेगुलेट होंगे। तो ये क्या पढ़ा हमने? एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है कि सेकंड क्वार्टर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, अगर उनको आपने ऑडिट करना है तो ये
रिक्वायरमेंट्स है। ऊपर वाला देख लो, ये वाला देख लो, कोई सवाल है यहाँ तक कर लो, फिर आगे टेबल पढ़ते हैं। टेबल में सारा एक्सप्लेन होगा ये एग्जाम्पल में। यस सर क्वार्टर वाला जो है वो अगर आप दोबारा रिपीट करें जरा, वो उसमें क्या जोड़ तोड़ में जरा मुश्किल हो रही है मुझे। क्या क्या मतलब क्वार्टर? ये जो क्वार्टर, कितने क्वार्टर बाद वो ऑडिट करेगा ये वो वो पहला वाला हिस्सा है ना, टाइम पीरियड। हर लिस्टेड कंपनी पर लागू, ऊपर क्या लिखा हुआ? एवरी लिस्टेड कंपनी शैल प्रिपेयर द क्वार्टरली। जहां लिस्टेड कंपनी आएगी, लिस्टेड कंपनी पर लाजिम है कि वो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स भी तैयार करेंगे। क्वार्टरली स्टेटमेंट्स तैयार कर रही हो, ऊपर लिखो। इस वक्त एजीएम नहीं हो रही। अगर एजीएम नहीं हो रही तो कौन सी मीटिंग हो सकती है? हाँ जी, EGM सर। ईजीएम। ईजीएम ठीक है, एजीएम तो आखिर में होगी ना। इस वक्त अगर वो 6 महीने के बाद लोगों को डिविडेंड दे रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, वो मीटिंग कॉल करनी है, तो ईजीएम होगी ना। ईजीएम का मतलब हमने पढ़ा था, किसी वक्त बुलाई जा सकती है। ये बच्चे इतने कम क्यों हैं यार, ऑन 20 स्टूडेंट्स? अब आई होप सारे मैटर्स रिजॉल्व हो गए, सारे गौर सुने। सारे मैसेज मैं देख रहा था, मैं सारा के भी, आई होप तमाम मैटर्स रिजॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, मैं फिर आप सबसे कह रहा हूँ, दोस्त यारों को बता दें, कल से 1 से 2 फुल स्ट्रेंथ आनी चाहिए। 1 से 2 के दरमियान कुछ बच्चों के भी थोड़े बहुत इशू चल रहे हैं, वो रिजॉल्व कर रहे हैं। मुझे कोई बच्चा ये ना कहे आके कि 1 से 2 वो किसी और क्लास में बैठा हुआ है। आई मेक इट वेरी क्लियर। अगर मुझे किसने आके ये कहा कि 1 से 2 वो क्लास बी लॉ की नहीं ले पा रहा क्योंकि वहीं कोई और बैठा हुआ है, कल ही ठक करके ईमेल जाएगी मेरी, जी टाइम टेबल की वजह से ये हुआ है, एक्सक्यूज वो मी सर। बच्चा। हाँ जी, यस। सर खाली कल के लिए वो 1 से 2 वाला टाइम नहीं चेंज हो सकता सर, क्योंकि जुम्मा है ना कल, तो उस वजह से जरा। हाँ अब देखो, यस ये भी आ गई, मेरे जहन में नहीं रहा। अब जुम्मे को आपकी आधे घंटे की क्लास हुआ करेगी, वो तो हो ही नहीं सकता। तो जुम्मे को आपकी आधे घंटे की क्लास होगी टिल 1:30। ठीक है, फ्राइडे। तो यस हमारी अब 1 से 2 क्लास है, ये भी हमारे लिए अब थोड़ा नुकसान हो जाएगा ये। मुझे कोई बच्चा ये ना कहे सर 1 से 2 मेरी और कोई क्लास हो रही है। अगर उस बच्चे का आ गया नाम, अभी कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैंने कहा मैनेजमेंट से पूछ लो यार, मेरा डिसीजन तो नहीं था। उसी बच्चे का मैं फुल नेम लूंगा, मैनेजमेंट को ईमेल करूंगा, कहूंगा मुझे इसके उसको मेरे बैच से निकाल दिया जाए, अटेंडेंस से निकाल दिया जाए। ये नहीं हो सकता कि बच्चा कहीं और बैठा हो और अटेंडेंस मेरी अटेंडेंस में हो। उसकी मैं तैयारी का जिम्मेदार नहीं हूँ, उसको मैं फौरन आई टेल द मैनेजमेंट को निकालें बैच से। ठीक है, तो ये अब अपने मैटर्स रिजॉल्व कर लो। आगे पढ़ना है हमने, आगे एग्जाम आ रहा है, आपकी तैयारी करानी है, इसे सीरियस मैटर। सारे मैटर्स रिजॉल्व करो। फिर भी कोई इशू है, अगर कोई जेन्युइन रीजन है, तो मैंने मेरे ख्याल में कल नंबर भेजा है सर, इमरान सुहेल का नंबर मैंने भेजा है, मिस सारा का भेजा है आपको, कहते हैं दोबारा भेज दूंगा। फौरन मैसेज करो, फौरन कॉल करो। मैं फिर कह रहा हूँ, यू पेड योर फीस, ऑल आई कैन डू इज हेल्प यू प्रिपेयर वेल, और आपको कंफर्टेबल रख के हम पढ़ाएं। स्ट्रेस में आप फिर भी कोई इशू है मुझे बताओ, मैसेज करो अपना फुल नेम, मैं आपको मिसारा का नंबर दूं, सर फरहान का दूं, सर इमरान का दूं। कॉल देम, इट्स योर राइट, डोंट बी शाय। कोई जी मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, मैटर रिजॉल्व करें। डन, मैं आगे अब पढ़ रहा हूँ ये। चलें जी, हाँ जी, आप एहसन जमील का हम सवाल का जवाब दे रहे हैं कि हर लिस्टेड कंपनी पर लाजिम है कि वो अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करे, हर 3 महीने बाद तैयार करे। उसकी हम पढ़ रहे हैं। ये याद रखने वाली बातें हैं कि फर्स्ट क्वार्टर पहले 3 महीने के एंड जब होंगे, पहले 3 महीने जब एंड होंगे उसके बाद 30 दिन के अंदर, और जब थर्ड क्वार्टर एंड होगा 9 महीने पूरे होंगे उसके बाद 30 दिन के अंदर उसको वो तैयार करनी है हर सूरत। और फिर बीच में रह जाता है सेकंड क्वार्टर। जब सेकंड क्वार्टर खत्म होगा, हम कहते हैं आधा साल मुकम्मल हो गया, आधा फाइनेंशियल ईयर मुकम्मल हो गया। आधे साल के 6 महीने के बाद फिर थोड़ा टाइम देते। अब हो गए सर यहाँ 60 दिन क्यों है, क्योंकि 6 महीने है ना। देखो ऊपर भी 3 महीने हैं, फर्स्ट क्वार्टर 3 महीने, थर्ड क्वार्टर 3 महीने, यहाँ 6 महीने बनते हैं। तो 6 महीने के लिए इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया गया है। और फिर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आ रही है सेकंड क्वार्टर की, कि उस वक्त जितना क्यूमुलेटिव फिगर होगा वो आप को तैयार करना पड़ेगा। उस वक्त आपका एक लिमिटेड स्कोप का ऑडिट भी होगा। और लिमिटेड स्कोप कैसे किया जाएगा, जैसे आई कैप फैसला करेगा और जैसे कमीशन फैसला करेगा। अब आ गया एग्जांपल में चीजें एक्सप्लेन होंगी, यही चीज। चलें जी, लेट्स रीड ऑन। अदील लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी विद फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम जुलाई 1 to 30 जून, रख सकते हैं, उनकी मर्जी है। इट शैल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 2019-20। देखो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं
कि बजाय एक ही दफा आखिर में तैयार करने के वो साल के दौरान गाय बगाहे तैयार करती रहे, बजाय आखिर में एक ही दफा तैयार करने के एक ही दफा क्यों ना हर 3 महीने बाद तैयार करते हैं, ताकि साथ साथ कितने साथ साथ कंपाइल होते रहे। ये वो है लॉजिक, साथ साथ कंपाइल हो रहे हैं ये। चलो अब देखो पढ़ते हैं। फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30th सितंबर, अब उसका फाइनेंशियल ईयर क्या है 1 जुलाई टू 30th जून। तो पहला क्वार्टर कब मुकम्मल हो रहा है अभी इसका, ये 30 सितंबर को कौन सा होगा? फॉर द सर क्वार्टर 30 एंडिंग सितंबर को फर्स्ट क्वार्टर है, तो ऊपर लॉ क्या बताया था, जब फर्स्ट क्वार्टर पूरा हो तो फिर टाइम लिमिट क्या है 30 उसकी, दिन के अंदर 30 दिन के अंदर तो डेट क्या बनती है फिर 30 अक्टूबर 2019, ठीक है डेट 30 अक्टूबर। डन। यस सर। आगे आ जाओ। फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर, ये कौन सा बनेगा क्वार्टर, लिखो ऊपर ऊपर लिखो 30 Second. सितंबर के साथ फर्स्ट क्वार्टर, नीचे लिखो सेकंड क्वार्टर का लॉ क्या था, क्या था भी लॉ 60 उसका डेट 60 देखो, days. डेट ठीक आ रही है। आगे आ जाओ, थर्ड पे आ जाओ। फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019, ये क्या आ रहा है देखो, ये फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर, ये क्या सेकंड क्वार्टर है और फिर हाफ ईयर आ रहा है, तो हाफ ईयर का अलग रखोगे, सेकंड क्वार्टर हर 3 महीने बाद तैयार हो रही हैं चीजें हैं, तो हमारा बेसिकली सेकंड क्वार्टर ही हमारा हाफ ईयर है, इन्होंने 2 दफा लिख दिया है, ठीक है, तो सेकंड क्वार्टर ही हमारा हाफ ईयर है ना, सेकंड क्वार्टर का अलग रखो और उसी सेकंड क्वार्टर को हाफ ईयर ट्रीट कर दो, जैसे बिल्कुल वही आपने पढ़ा होगा कि जब हमारी स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, याद है किसी को, जब पहली पहली हमारी मीटिंग होती है स्टैट्यूटरी, तुमने कहा था स्टैट्यूटरी आमतौर पे होती है इन कॉर्पोरेशन के बाद पहले साल के अंदर अंदर, याद है कि नहीं याद? तो फिर क्या यस किया था सर। हमने, याद करो क्या किया था हमने, हमने कहा था एजीएम आ रही है, ये क्या बात है, अब स्टैट्यूटरी भी होल्ड करो, तो क्या किया था हमने बताओ, सर एजीएम को भी हमने वो AGM पहले है। स्टैट्यूटरी में थोड़ी सी एजीएम पहले, एजीएम आखिर में होती है ना, तो उसे थोड़े से पहले हमने स्टैट्यूटरी करवा ली, तो वो एजीएम और स्टैट्यूटरी एक ही दफा हो गई थी। तो यहाँ भी तो वही चीज आ रही है ना यार, जो सेकंड क्वार्टर है वही हाफ ईयर ही है ना, तो सेकंड क्वार्टर के तैयार हो गए हैं, उसी को आप फिर हाफ ईयर का दर्जा भी दे दो, लेकिन फिर ये है ना देखो, फर्स्ट क्वार्टर के अलग तैयार हुए, सेकंड क्वार्टर के अलग तैयार हुए, फिर दोनों को कंपाइल साथ लिख दो, पहला वाला फर्स्ट क्वार्टर है, दूसरा वाला सेकंड क्वार्टर है, फिर दोनों को कंपाइल करके आपने हाफ ईयर कर ले, तो उसको अलग से दर्जा देंगे हम, और फिर हाफ ईयर पे ऊपर वाली आप कंडीशंस अप्लाई कर दो, ये लॉजिक है इसकी। आगे आ जाओ। फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च, ये क्या होगा थर्ड क्वार्टर का वही है 30 डेज, हाँ टाइम लिमिट देख लो। और फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून, ये क्या है बताओ भाई, ये क्या आ रहा है फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून, ये क्या होगा बताओ, सर ये एक साल जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये फाइनेंशियल ईयर मुकम्मल हो गया है, तो ये डेज क्या लिखे हैं, ये क्या है भाई, ये डेज क्या आ रहे हैं, 120 डेज ये सर। किसका माइक्रोफोन इतना शोर कर रहा है यार, माइक्रोफोन ठीक करो, इतना क्या आ रहा है शोर, ये 120 डेज क्यों आ रहा है, वजह ये कहां से आया है, एनीवन? सर ये पीछे लिखा था ना कि एजीएम के बाद आप 120 डेज के अंदर ये रिपोर्ट्स आप देंगे। सर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 120 डेज के अंदर अंदर जो है वो रिपोर्ट्स आपने बनानी होती है एग्रीम से पहले पहले। यस ये है, और अगर Yes. लिस्टेड का तो 30 दिन का और एक्सटेंशन देने के 150 डेज हो जाए। हाँ लिस्टेड कंपनी कमीशन से लेगी और वो ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ईयर हमारा मुकम्मल हो गया है 30 जून को, फाइनेंशियल ईयर मुकम्मल हुआ है, तुमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल ईयर मुकम्मल होने के बाद ये बताओ ये क्या हो रही है, एजीएम होल्ड करेंगे ना, ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने लिखवाया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने के टाइमिंग्स क्या होते हैं, जुमला मुकम्मल करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने के टाइमिंग्स एजीएम के होते हैं। जो वही होते हैं AGM के होते जो एजीएम के होते हैं। डन, कोई सवाल भी यहाँ तक एनीवन, जल्दी से, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहाँ तक? नो सर। मूव ऑन। सर कंपनी हर क्वार्टर के बाद भी डिविडेंड पे कर सकती है, एक से ज्यादा इंटरिम डिविडेंड्स एक साल में? ऑफ कोर्स कोई लिमिट नहीं होती, ऑफ कोर्स इंटरिम की कोई लिमिट नहीं है।
आ गया जो, लेकिन हर क्वार्टर के बाद डजंट मेक सेंस, व्हाई वुड इट कम एंड पुट इटसेल्फ इनटू सो मच हैसल यार, हाफ ईयर ही होता है ना, बार बार तो नहीं होता कि अभी इतना लो अभी इतना लो, एक ही दफा होता है, ठीक हाफ ईयर कर लेते हैं हम। आगे आ जाओ, एक्सटेंशन इन टाइम फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, हाउएवर इफ अब ये थोड़ा ट्रिकी है, देखो ये, हाउएवर इफ अ कंपनी वाज अलाउड एक्सटेंशन फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको याद होगा कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वक्त पर सबमिट ना कराया जा सके तो लिस्टेड कमीशन को अप्लाई करती है और दूसरी प्राइवेट रजिस्ट्रार को अप्लाई करती है। हाउएवर द कंपनी वाज अलाउड एक्सटेंशन फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, the company may apply to the commission for extension of filing accounts of first quarter and the commission may extend the period for filing for notice। ये तो वही बात आ गई ना कि लिस्टेड कंपनी अगर वक्त पे ना सबमिट करा पाई तो उसको 30 डेज की एक्सटेंशन मिलेगी, तो वही चीज आ गई, इसमें तो पड़ा हुआ है। अब आगे देखो, एक इसमें ट्रिकी बिट आएगी, उसको समझना जरूरी है कि अब आपने ये देखना है कि अगर एक दफा आपने एक्सटेंशन अप्लाई कर दी तो फिर उसका आफ्टर इफेक्ट आता है दूसरों पर, जिसको हम कहते हैं नॉक ऑन इफेक्ट। अगर एक क्वार्टर की आपने एक्सटेंशन ले ली तो मुझे बताओ, कॉमन सेंस कहती है ना, अगर एक की एक्सटेंशन ले ली तो फिर ऑटोमेटिकली अगला तो इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। देखो वही चीज यहाँ आएगी, अगर ये वही वाली एग्जांपल है, the board of Relax Furniture Limited, a listed company, couldn't lay before the company in annual general meeting इस एनुअल फंक्शन। अब हम एजीएम की बात करें, एजीएम के बाद 120 दिन के अंदर अंदर आपको वो तैयार करानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 120 दिन के अंदर एजीएम तो होल्ड करनी है। जब एजीएम होल्ड करनी है तो मीटिंग से पहले नोटिस जाता है, किस दिन पहले, तो साथ आप भेजते हो सारी स्टेटमेंट्स, यस याद है कि नहीं याद। तो जब एजीएम होनी, एक बात तो तय है कि सारी एनुअल स्टेटमेंट्स भी आपने पेश करनी है मेंबर्स को। ये नहीं हो सकता कि आप एजीएम होल्ड कर रहे हैं और उसके नोटिस मैंने बंडल बनवाया था, याद होगा आपको। अगर एजीएम होल्ड हो रही है तो एजीएम होल्ड करने से पहले आप में नोटिस भेजना है, नोटिस साथ बंडल जाएगा, बंडल में स्टेटमेंट्स जाएंगी, तो लाजमी बात है लोग वो पढ़ के आएंगे, अपने साथ लेके आएंगे। ये नहीं हो सकता कि एजीएम हो रही हो और स्टेटमेंट्स उनके पास ना हो। तो इसी लफ्ज आ रहा है, couldn't lay before the company in annual general meeting, मीटिंग हो गई है और स्टेटमेंट्स नहीं पेश की, for the year ended 30th June that was required to be laid। लेट का मतलब क्या होता है, मीटिंग के वक्त उनके पास मौजूद हो। that was required to be laid on or before 28th October 2019, accordingly applied to the commission for extension, commission extended the period up to 27th November। हाँ जी, तो क्या ये डेट क्यों आ रही है 27th, बताओ भाई 27th डेट क्यों आ रही है यहाँ। यस सर 30 डेज मिली की है एक्सटेंशन। हाँ, तो 28 अक्टूबर की आ रही है डेट, क्यों आ रही है यहाँ। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 30 जून, 28 अक्टूबर क्यों डेट आ रही है। सर बीच में 31 डेज भी होते हैं मंथ्स में, बीच में 31 डेज भी होते हैं सर मंथ्स में। ये 28 अक्टूबर डेट की क्या रीजन है बताओ, ये क्या है, ये क्यों लिखी है सर डेट है। सर जुलाई और अगस्त में 31 डेज होते हैं उस वजह से। अब देखो आ जाओ, RFL was required to file its account for the first quarter on or before 30th October। RFL को अपने फर्स्ट अकाउंट्स पेश करने चाहिए थे on or before 30th October, that is within 30 days of the close of first quarter of its year accounts। He hence also applied to the commission to extend the period of filing the same due to the fact that the time period for its annual financial statements for the year 30 June were also extended। ये समझ आई है आपको, इसको लिखो उर्दू में, इन्होंने क्लियर नहीं लिखा हुआ भाई। देखो ऐसे है कि अगर RFL, ये थोड़ा इन्होंने उल्टा करके लिखा है, ये सही नहीं है। देखो अगर RFL अपने एनुअल अकाउंट्स सेट टाइम के अंदर या उस वक्त तक पेश नहीं करती और कमीशन से एक्सटेंशन लेती है, तो क्या आना चाहिए आगे जुमला कौन मुकम्मल करेगा। अगर RFL अपनी एनुअल स्टेटमेंट्स सेट टाइम के अंदर या उस वक्त तक पेश नहीं करती या सबमिट नहीं कराती
और कमीशन से 30 डेज की एक्सटेंशन लेती है तो फिर उसका इफेक्ट क्या आना चाहिए आगे? उसका इफेक्ट बताओ अभी क्या आना चाहिए आगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ेगा। नहीं, उसका इफेक्ट अभी पड़ा है ऊपर, तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट अगले फाइनेंशियल क्वार्टर पे ईयर। आएगा। हाँ, तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर की स्टेटमेंट्स पर आएगा ना, वो भी डिले हो जाएंगी, लिहाजा उनकी भी एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी और ये नॉक ऑन इफेक्ट चलता रहेगा। ये अगर समझ नहीं आया पूछो, सिंपल सी चीज है भी। अगर एक ही एक्सटेंशन लोगे तो फिर अगला भी तो लेट ही होगा ना। एक चीज को लेट करोगे फिर आगे सारे लेट होते रहेंगे। तो वही बात है, एक स्टेशन पे ट्रेन लेट आए तो फिर सारी लेट होंगी ना। एक फाइनेंशियल ईयर का लेट कर रहे हो तो फिर अगले सारे क्वार्टर्स भी लेट होंगे ना। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले भी, एनीवन? यस, जल्दी, क्विक। डन? एनी क्वेश्चन? मूव ऑन। Posted on website and electronic filing. The quarterly statement shall be posted on the company's website for the information of its members. Moreover, it shall also be transmitted electronically within the period specified above. तो याद होगा आपको कि कंपनीज की वेबसाइट भी होती है, हमने कहा था सारा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं। अब अगेन गो बैक टू द फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स। कंपनी क्यों कर रही है यार गाय बगाहे या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर? द कंपनी इज बेसिकली कीपिंग द मेंबर्स इन फुल कॉन्फिडेंस। ये तो ट्रांसपेरेंसी है ना, और क्या है? याद करो जो मैंने आसान लफ्जों में कहा था कि कंपनी चलती है मेंबर्स के पैसों से और फैसलों से। तो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? द कंपनी एंड द बोर्ड इज बेसिकली टेलिंग देम दैट वी आर यूजिंग योर मनी वाइजली एंड एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। इफ यू वांट टू हैव अ लुक, वी हैव पोस्टेड आवर ट्रांजैक्शंस. Go have a look, go through each transaction. If you have any problems, you can raise it, and then जब भी हमारी मीटिंग होगी आप आ जाएं। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकती है कि वो वेबसाइट पर भी स्टेटमेंट्स डालेंगी और टाइम लिमिट के अंदर डालेंगी, और इट शैल बी ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड। कमीशन को भेजेंगे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज को भेजेंगे जहां लिस्टेड है, और रजिस्ट्रार को भेजेंगे। द कमीशन में स्पेसिफाई द टाइम पीरियड फॉर विच द क्वार्टरली स्टेटमेंट्स शैल बी मेड अवेलेबल। अब ऊपर लिखा हुआ है ना कि वेबसाइट पर भी आपने पोस्ट करनी है। तो मैंने कहा था कई चीजें ओपन होती हैं, याद करो, लेवल 1 पेनल्टी थी, लेवल 2 पेनल्टी थी, याद है? तो कुछ चीजें ओपन छोड़ दी जाती हैं, हर चीज की टाइम लिमिट नहीं होती। आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स को भी, हालांकि मेरा वो डोमेन नहीं है ना, हमें कोई अलिफ बे आती है उसकी, लेकिन बहैसियत अकाउंटेंट्स भी देखोगे आप, यू विल सी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बेशक सारे नंबर्स लिखे होंगे, लेकिन उसमें लाजमी को आप लॉ पढ़ रहे हो ना, लीगल माइंड देखना आपका आएगा, तभी तो आपके लॉ पढ़ा रहे हैं ये, वरना इसकी रीजन क्या है इतना जोर देते हैं लॉ को? सारे आप नंबर्स करेंगे, नंबर्स बैलेंस करके बैठे होंगे, वहां लॉ आएगा और लॉ फिर आपको बताएगा। बेशक अगर बैलेंस ना हो पा रहे हो तो एक्सेप्शन ये आती है, तो ये आती है, वो आती है। वही चीज यहाँ लिखा है, कुछ चीजें ओपन एंडेड होती हैं, हर चीज मैथमेटिकल इक्वेशन में फिक्स नहीं हो सकती। इट डजंट हैपन लाइक दैट। द कमीशन में स्पेसिफाई द टाइम पीरियड, तो कमीशन करेगा, कमीशन देखेगा, हालात वाकयात के बाद फैसला करेगा। यहाँ कोई टाइम लिमिट सेट नहीं की गई, खुद देखेगा, कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, बता देगा खुद ही, तो ओपन रख दी गई। इस तरह अकाउंट्स में जितने मर्जी आप नंबर कर लो, कुछ चीजें ओपन होती हैं, वहां फिर लॉ, तभी तो आपको लॉ पढ़ा रहे हैं, फिर आप लीगल माइंड अप्लाई करते हैं वहां, फिर भी समझ ना आए, दैट्स व्हेन एन अकाउंटेंट पिक्स अप द फोन एंड कॉल द लॉयर। तभी तो कहते हैं किसी कंपनी के दो पिलर्स होते हैं, इट्स अ लीथल कॉम्बिनेशन, अकाउंटेंट एंड लॉयर। एक अच्छा अकाउंटेंट, एक अच्छा लॉयर makes the company go, that's it. आगे आ जाओ, dispatch to member on request. A copy of the quarterly financial statement shall be dispatched in physical form, any hard copy form, if so requested by any member without any fee. ये याद करने वाली बातें, अगर कोई मेंबर रिक्वेस्ट करता है तब भी उसको भेज जाएगी। मेंबरान लाखों करोड़ मेंबरान है यार, पहली बात वेबसाइट पर अवेलेबल है, सारे देखेंगे। लेकिन अब मेंबर शेयर्स तो ले सकता है, किसी दोस्त यार को रिक्वेस्ट कर दे जॉब ब्रोकर से, यार ये मेरे पैसे, मेरा अकाउंट खुलवाइए। लेकिन हर मेंबर तो इतना टेक्नोलॉजिकली अवेयर या टेक्नोलॉजिकली वो अपडेटेड नहीं होता, ही माइट नॉट बी दैट एडवांस्ड और ही माइट बी ओल्ड स्कूल। तो पैसा है उसके पास तो वो कहेगा यार मुझे भेजो भाई, मैं तो किताब पढ़ने वाला बंदा हूँ यार, ठीक है मुझे भेजो।
मैंने पढ़ना है उसको, बैठ के मैं आराम से देखूंगा। जब तक मैं सामने पेपर ना देखूं मुझे समझ नहीं आती बात। आगे आ जाओ। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? साइन एंड स्टैम्प। The approval and authentication requirement for the quarterly are same as those of annual. तो याद करो भी, लेट्स डिग इनटू योर हार्ड ड्राइव। मेमोरी है कि नहीं है किसी की? तो क्या थी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट थी? कौन ऑथेंटिकेट करेगा बताओ? वो कह रहे हैं क्वार्टरली स्टेटमेंट्स को भी वैसे ऑथेंटिकेट किया जाएगा जैसे एनुअल को। तो कैसे किया जाता है उनको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है सर, और सीईओ का साइन होता है और वन डायरेक्टर का साइन होता है, और अगर लिस्टेड कंपनी हो तो सीएफओ का भी साइन होता है। यस गुड, शाबाश। आगे चलो, आगे आ जाएं, ठीक है? कोई सवाल भी यहाँ तक? एनीवन? जल्दी क्विक। जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बनवाया था याद है? वही देखो अब सारा नीचे आ रहा है। अगर फ्लो चार्ट को आप अच्छी तरह समझ जाओ तो उसी को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है? वही इसलिए बनवाया था कि जो जब आप आगे पढ़ोगे वो सारा it will now make sense. डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस हमने क्या कहा? सबसे नीचे क्या आती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके ऊपर क्या आती है? ऑडिटर्स रिपोर्ट। वो भी आगे पढ़ेंगे। उसके ऊपर आती है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। याद रखो कंपनी को चला रहा है बोर्ड, बीओडी, ऑडिटर नहीं चला रहा। आंसरेबल अकाउंटेबल है डायरेक्टर्स, और उनकी रिपोर्ट देने का मतलब है वो जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं कि यस जो कुछ है सही है। तभी तो याद होगा कि जब ये साबित हो जाए कि बोर्ड ने अपने फराइज सर अंजाम नहीं दिए तो उन पर मुकदमा होता है, याद है? वैसे कंपनी पर होता है। आगे लेट्स रीड ऑन। ड्यूटी टू प्रिपेयर डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स इन कंप्लायंस। द बोर्ड शैल प्रिपेयर a director's report for each financial year of the company other than a private company. मैंने आपको exceptions करवाई थी इससे पहले दो। तो प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल एक्सेप्शंस कितनी आई हैं अभी आप तक? कौन बताएगा मुझे? मैंने कहा था स्टार लगाओ उनके साथ। कितनी आ चुकी हैं आप तक? हाँ भी इकरा, है सर ना? 2 हैं। 2 आ गई हैं। चलो अभी तीसरी आ गई है, इसको भी स्टार लगाओगे आप। लिखो साथ नंबर 3, एक्सेप्शन एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। The board shall prepare a director's report for each financial year of the company other than a private company not being a subsidiary of public company. इसका आवाम के पैसे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। फैमिली के 50 मेंबर्स है। Having the paid up capital not exceeding 3 million, ये याद करना पड़ेगा as it is। पैसा इतना नहीं कमा रही यार बेचारी पे, आपने क्या इतनी पाबंदियां लगानी है? नॉट एक्सीडिंग, इसी पर सवाल आने, ये याद करने पड़ेंगे। तो ये आपकी एक्सेप्शन नंबर 3 आ गई, एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। ये कंपनी डायरेक्टर्स की रिपोर्ट नहीं लगाएगी। डन। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? ये पहले आ चुका है, याद होगा जब मेमोरेंडम बनाते हैं हम, तो मेमोरेंडम की 6th क्लॉज क्या थी भी? कौन बताएगा मुझे? हाँ भाई, अंडरटेकिंग क्लॉज। अंडरटेकिंग क्लॉज। ये जो अभी किसने जवाब दिया, क्या नाम है इसका? रजा मोहम्मद इब्राहिम एक। हाँ जी, इब्राहिम बेग। तो बाकी बच्चे क्या है, यस वो नहीं पढ़ते लॉ कि हर सवाल का जवाब इब्राहिम बेग देगा? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं बैठे? इब्राहिम बेग अभी आज से अपने जवाब ही देना आइंदा, ठीक है? आज की क्लास में हैंग ऑन, देखते हैं बाकियों को आता है कि नहीं आता। राइट, बैठा है ना जरा। चलो, यस सर। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। द कमीशन में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट सच क्लासेस, और अब आ रही है में, अगर चाहे तो कर सकता है, यानी ये भी ओपन है। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम? इसको जरा प्रोनाउंस करें सारे बच्चे, अच्छे बच्चे, इंतहाई ज़हीन कैपेबल स्टूडेंट्स हैं। DISCRETIUN, क्या बनता है ये? इब्राहिम आपने नहीं बताना, बताओ अभी कोई, क्या बनता है? हिना बताओ इसको, DISCRETIUN क्या बनता है? हिना शाहीन, प्रोनाउंस करो इसको। हिना, खदीजा प्रोनाउंस करो इसको, DISCRETIUN। खदीजा एहसन जल्दी बोलो, आज ही बोलना है आपने। हिना, खदीजा, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? लाइबा इफ्तिखार, प्रोनाउंस करो इसको, DISCRETIUN, जल्दी। ये बोल क्यों नहीं रहे बच्चे? मरियम यास्मीन, आप प्रोनाउंस करो।
भाई सबको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? या टीचर को सवाल पूछे बोला करो, या हाँ करो या Arya, ना। sir. तो बोलो ना यार, बोलते क्यों नहीं हो? मरियम प्रोनाउंस करो इसको, जल्दी करो। क्या क्या चीज? सर DISCRETION डिस्क्रिशन। आप प्रोनाउंस करो अभी, हिना शाहीन। हिना बच्चे बोल लो, बोलने पे कोई ऑफेंस नहीं होता, बोलो। अगर नहीं आता बताओ सर नहीं आता। चुप करके बैठने वाली क्या स्टोरी होती है? नजीउल्लाह जरा प्रोनाउंस करो इसको, DISCRETION। लॉ तो पढ़ रहे हैं आप, पता सारे लॉयर्स बन गए सर हैं। डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन, आई एम श्योर सारे एकदम लॉयर्स बन गए हैं। एक लॉयर से ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल आ चुका है। पता भी चले को प्रोनाउंस करना भी आता है कि नहीं आता। लॉयर तो अब बन चुके हैं सारे। जैनब, आवाज आ रही है जैनब? यस सर। आप इतनी एब्सेंट क्यों हो रही हो, एनी रीजन? सर वो टाइमिंग इशू था। क्लासेस सारी मिस की हैं आपने, वो सुने लेक्चर्स आपने? यस सर। जैनब प्रोनाउंस करो शाबाश से, सारों को बताओ। DISCRETION क्या बनता है? सर डिस्क्रिशन। ओके, अब देखो इससे पूछते हैं। माहम जरा आप बताओ, प्रोनाउंस करो इसको। Discretion. डिस्क्रेशन, थैंक यू वेरी मच। ये मैंने पहले बताया हुआ था, डिस्क्रेशन है ये। इसका मतलब क्या होता है, लिखो अपना इख्तियार। मुझे पता है आप इंतहाई सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं भी आपसे ही सीख रहा हूँ, आपकी मेहरबानी, आप मुझे सिखा रहे हैं। यही फिर अदालतों में होता है, पता है। कहीं मैं आपको ले जाऊं ना, ये मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, वहां भी हम बहुत जाते रहे, हाई कोर्ट भी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इस ह्यूमिलिएशन, इस अटर ह्यूमिलिएशन। ओ भाई, अगर आप वकील बन गए हैं तो वकील बन गए, मैं अकाउंटेंट्स की बात करूं, इस अटर रिडिकुलसली फनी। या तो फिर सारा उर्दू बोलो या अंग्रेजी ना बोलो। अंग्रेजी बोलनी, हम ये नहीं कह रहे टंग ट्विस्ट करो अपनी, हम ये नहीं कह रहे गोरे बन जाए, जाली नकली गोरे बन जाए, लेकिन खुदा के लिए कुछ तो प्रोनाउंसिएशन लेवल होती है यार। आप सारा शाम को जरा टीवी देखना, जरा जरा वो लगाना GNN जरा शाम को, बंदा कहता है पता नहीं कार्टून बैठे हुए हैं यार, जो मुल्क को मुल्क कह रहे होते हैं यार। खत्म होगी ना बात यार, ये तो अकल का जनाजा निकाल दिया है, मुल्क। मैं क्लास में आपके आऊं, मैं बोलूं या मुल्क, हंसोगे तो और क्या करोगे? आपको ये जाहिल बंदा हमें पढ़ाएगा? उर्दू को थोड़ी तहजीब के साथ उर्दू की तरह बोलें, इंग्लिश को भी इंग्लिश की तरह बोलें, गोरा नहीं बनना। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन तो ठीक करें ना यार। मुझे कोई ये ना कहे मैं तो बड़ा मेरिट सर्टिफिकेट लिया लॉ में यार, और जब बोले तो बंदा कि अल्लाह माफी। ये क्या है यार? ऐसे ही फिर रहे हैं लोग। मुझे ऐसे बनने नहीं चाहिए यार, ना ही मैं स्टूडेंट्स बनाना चाहता हूँ। तो साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करो। इसकी टिप ये होती है, यू रीड स्लो एंड यू स्पीक स्लो। और थोड़ा थोड़ा जो हम ठीक कर रहे हैं इसको ठीक करते जाओ, ताकि लोग आपसे सुने, आपसे इंस्पायर हो, ना कि मजाक उड़ाएं। देखो ये द कमीशन में ऊपर लिखो, याद आया ना, मे के ऊपर लिखो डिस्क्रेशन, लिखो इस द कमीशंस डिस्क्रेशन, कमीशन का इख्तियार है, ये मैं बता रहा था लफ्ज। वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे। मे बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट सच क्लास, याद है क्लास ऑफ कंपनीज, मतलब वही सारी आएंगी ना, प्राइवेट की टाइप्स और पब्लिक की टाइप्स, टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। इसको लाइन करो, द बोर्ड शैल मेक आउट एंड अटैच टू द स्टेटमेंट्स सच स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस एज मे बी। भाई ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस उसी की तरह है ये, अंडरटेकिंग। इसको लिखो, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस का मतलब है कि बोर्ड एक ऐसी स्टेटमेंट देगा जिसमें वो ये बयान देगा, स्टेटमेंट देगा कि हमने कंपनी को कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक चलाया, CCPI एक्ट 97 के मुताबिक चलाया है। ये तो अंडरटेकिंग क्लॉज के वाली चीज है ये, कि जब भी स्टेटमेंट्स भेजी जाएंगी मेंबरान को, एक तरह का बोर्ड, ये याद होगा मैंने आपको लिखवाया था एफिडेविट क्या होता है, याद होगा आपको? किसको याद है? एफिडेविट लिखवाया था मैंने। तो एक तरह का ना, आसान लफ्जों में लिख लो, एक तरह का बोर्ड हल्फिया बयान देता है ये। कंप्लायंस होता है कि फॉलो किया है, बोर्ड हल्फिया बयान देता है, क्योंकि कंपनी को बोर्ड चला रहा है कि हमने इस कंपनी को कानून के मुताबिक चलाया है, कंपनीज एक्ट 2017, SCPI एक्ट 97, सिक्योरिटीज एक्ट 250 के मुताबिक चलाया है, और सब कुछ उसको फॉलो करने के बाद हमने ये स्टेटमेंट्स बनाई हैं, अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, हमारी तरफ से हम हर चीज़ के जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी बेसिकली कबूल कर रहे हैं, लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई सवाल भी? अब आगे क्या आ रहा है हमारा, कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट।
रिपोर्ट, अब हम आगे पढ़ेंगे हम कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा जाता है। याद है बोर्ड है ना, तो पहली बात है इन ब्रीफ देखा जाए इस डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कंपनी की एक ओवरऑल सिचुएशन की वो समरी पेश करेगा और इसमें वो जाहिर करेंगे कि हमारे कंट्रोल में हर चीज़ है। मैंने बताया था डायरेक्टर्स को इन रियल बता रहा हूँ, मजाक नहीं। इसको कहते हैं स्टीवर्ड्स हैं, स्टीवर्ड्स जो कैप्टन के, जो शिप के कैप्टन होते हैं, दे स्टीयर द शिप। तो ये इस शिप के, कंपनी एक शिप है, पैसेंजर शिप है, टाइटैनिक है, तो उनको डबोना नहीं है उन्होंने, उन्हें चलाना है। तो अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि इस वक्त हमारी पैसेंजर शिप के क्या हालात हैं, मुल्क के क्या हालात हैं। आगे बढ़ें कि बस करें, बताओ भाई। काफी है सर। सर बस करें। हाँ, कोई सवाल यहाँ तक? ये चैप्टर कितना रह गया यार? हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू रैप इट अप? 2.2 है, आगे क्या है? 2.3 जल्दी हो जाएगा, नेक्स्ट वीक के आधे दिनों में हो जाएगा, 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है। तो इन द मीन टाइम क्या करना है, मैंने आप बाकी बैचेस को असाइनमेंट्स भेजी हैं। आपकी असाइनमेंट कितनी होगी भी? लाइबा, बशीर, इसका पर पता होता है लाइबा को। लाइबा सर 4th जो है वो अभी आपने भेजनी थी, आपने कहा था। तो यस, आज मैं आपको चैप्टर 4 की भेजूंगा असाइनमेंट। आप सब ध्यान करो, मंडे को इंशाल्लाह विल कमिंग बैक इफ एवरीथिंग गोज वेल। सारे बच्चों का 3 चैप्टर्स कंपनी के, उन तीनों की असाइनमेंट्स डन हो, उन तीनों के पास्ट पेपर से सारे सवाल वहाँ लिखे हों, डन हो, और तीनों के जो चैप्टर्स के आखिर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी डन हो। जो सीरियस स्टूडेंट है वो काम करे, आगे प्रेशर बिल्ट अप होगा। एंड मे आई से, कुछ बच्चा पूछ भी रहा था, देखो जब हम लेसन जब पढ़ रहे होते हैं, मैंने कभी आपको सवाल से मना नहीं किया, ठीक है? कभी भी ना कभी मना करूंगा, वो आपका राइट है। हमारा फर्ज है आपको मुतमईन करना, आपको एक्सप्लेन करना, दैट्स व्हाट वी आर पेड फॉर। लेकिन फजूल सवाल नहीं करने हैं मेरे से। सर सिलेबस कब खत्म होगा? सर खत्म भी होगा कि नहीं होगा? दैट एनॉयज मी एक्चुअली। ठीक है, मैं पहले आपको बताया था 10 दिन ईद के हैं, ये किसी और टीचर से भी आप पूछ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। 10 दिन आपकी ईद उल फितर के गए हैं, वो आगे ऐड होंगे आपके। ऑफिशियली आपका सिलेबस खत्म होता है 31 जुलाई को, वो कट ऑफ होती है। जब ईद आती है, ईद के 10 दिन छुट्टियों के थे, वो आगे ऐड हो गए हैं आपके। फिर भी बड़ी ईद भी आ रही, उसके भी आगे ऐड होंगे। ये किसी और टीचर से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो आपका तो 20 अगस्त को चला जाता है, ये किसी और टीचर से वेरीफाई कर लेना। ये तो ऑटोमेटिकली हो गया, तो इम्प्लाइड है, ये तो होना ही होना है। लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, हमें पता है कि यू नीड प्रेप लीव, उसमें आपने घर में बैठ के पढ़ना होता है। लेकिन इस सेशन में ये प्रॉब्लम आता है, सब टीचर्स को आता है ये। मेरी फिर भी कोशिश होगी कि मैं 31 जुलाई को आपका रैप अप कर दूं, ठीक है? लेकिन उसके लिए इसी तरह शाम को थोड़े मुझे एक्स्ट्रा आवर्स चाहिए होंगे। अब कंपनी जो ही हमारा ख़त्म होगा, हम रिवर्स चलेंगे मर्केंटाइल। मर्केंटाइल के जो आखिरी 2 चैप्टर्स हैं वो लेंथी हैं। पार्टनरशिप में 126 एग्जाम्पल्स हैं खाली, वो मैं सारी पढ़ता हूं मैं, वरना मैं आपसे घर से पढ़ के आ जाओ। तो उन दोनों के लिए भी आप एक्स्ट्रा क्लास लगाओ, वरना उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसके लिए लगाओ, दरमियान में फिर एक दिन गैप ले लेना, रेस्ट कर लेना बेशक। जब पार्टनरशिप, हम जब मर्केंटाइल रिवर्स चलेंगे, हम आखिरी चैप्टर नेगोशिएबल, और उससे पहला वाला सेकंड लास्ट है पार्टनरशिप, उसमें आप एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओ। बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं वो, अभी उन्हें थोड़े शॉर्ट कर दिए, लेकिन फिर भी वो कॉम्प्लेक्स हैं, उसमें बच्चे थोड़े हिलते हैं वो, उसमें लगाओ, फिर आगे बेशक ना लगाओ। व्हाट डू यू से? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है, सही है। तो फिर बिल्कुल इट्स वेरी लाइकली कि आपका जो है पूरा सिलेबस 31 जुलाई तक खत्म हो जाएगा। दैट्स द बेस्ट आई कैन डू फॉर यू बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, कि प्रेशर में अपने आप पे ले लूंगा, ताकि आप 31 जुलाई को आप फ्री हो और घर जाएं, पढ़ें, सारे मेहनत करें। जो एब्सेंट होगा मंडे को सारे बच्चों को बता दो, लाइबा आप जी आ रहे हो ना? मुझे नहीं पता Yes, अभी sir. कितने बच्चे अभी रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हैं। 2-3 का मुझे पता चला कि उन्होंने फ्रीज कराया है। सारों को मैसेज भेज दो, मंडे को मुझे क्लास में फुल स्ट्रेंथ नजर आनी चाहिए। सारों को रिमाइंडर भेजो बार बार, जो आप लोगों के दोस्त यार हैं, जिन्होंने लॉ पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है, मंडे को जहां बैठे हैं तशरीफ लाएं और क्लास में आए। समझ आ रहा है? हर बच्चा मुझे सामने नजर आए, ताकि हम उस पर तवज्जो दे सकें।
ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आपने कोऑपरेट ना किया, ट्रस्ट मी, आई विल फॉरगेट यू। मैं ईमेल भेज दूंगा, इसको निकाले मेरे बैच से, ये मैं लफ्ज लिखूंगा, एक्सपेल द पर्सन फ्रॉम माय बैच, क्योंकि फिर आप सीरियस नहीं है। तो मुझे सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स ही पसंद है। लेट मी पिक्चर योर अटेंडेंस और फिर हम इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास ली है ना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आई, आपके 2 क्लासें मिस हुई हैं, तो अभी आप आगे हैं, तो कल फिर हम एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। कल हम अभी वही सुबह वाली क्लास में पढ़ेंगे और इसको हम मुकम्मल कर लेंगे। बैच 2 और बैच 4 चूंकि वो लेट स्टार्ट हुए थे, वो पीछे हैं अभी, ठीक है। तो उनकी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस अभी जारी रखूंगा ताकि वो आपके साथ आके मिल जाएं। तो कल आपकी बैच 1 की एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, आपकी सुबह वाली क्लास होगी। वो भी अनफॉर्चुनेट आज टोटल ब्रेकडाउन था, वो कोई रिपेयरिंग हो रही थी यहाँ, उसकी वजह से मेरा चार्ज ही खत्म हुआ था, सारे खत्म हुए थे चार्जेस ही, ठीक है। राइट जी, अग्रीड। कल फिर हम मिलते हैं 1 से 2, और 1 से 2 में हम विल कंटिन्यू विद द लास्ट चैप्टर। कल फिर बैच 2 बैच 4 की क्लास होगी। डन जी, ठीक है, राइट। ओके सर। मिलते हैं फिर कल 1 बजे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सर अटेंडेंस? अटेंडेंस मैंने पिक्चर कर ली, मैं भी आपको सेंड करता हूँ ग्रुप में। अच्छा सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज़।